नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप कोरोना बुलेटिन देख रहे हैं। आपको कोरोना बुलेटिन में हम लल्लन टॉप के जो अलग अलग रिपोर्टर्स भारत के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, खास तौर पर उत्तर भारत के, वहाँ की ज़मीनी हकीकत दिखाते हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए ये वीडियो। वीडियो उत्तर प्रदेश के जिला अयोध्या से आया। मंगलवार यानी 8 जून की सुबह अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हिंदू मान्यताओं के मुताबिक आज ज्येष्ठ मास का दूसरा बड़ा मंगलवार है। इस महीने के सभी मंगलवार को बड़ा मंगल कहते हैं। इस दिन हनुमान मंदिरों में विशेष पूजा और आरती होती है। भगवान हनुमान की पूजा आराधना करने के लिए यूपी के कई जिलों से लोग सुबह सुबह मंदिर के बाहर जमा हो गए। भीड़ कैसी है आप देख रहे हैं। कई लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है और उन्हें टोकने वाला भी कोई नहीं। अब धार्मिक लिहाज से इस दिन का खास महत्व है तो शासन प्रशासन को इसके लिए विशेष तैयारी करनी चाहिए थी। यहाँ जमा होने वाली भीड़ का पहले से अंदाज़ा लगाना चाहिए था और अच्छा तो होता कि लोग अपने अपने घरों पर रहकर ही अपने आराध्य को याद करते। और विडंबना ये कि आज ही उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से कोरोना कर्फ्यू हटाने का ऐलान हुआ और आज ही ऐसी लापरवाही देखने को मिल रही है। हमारी आपसे फिर अपील है, ऐसी लापरवाही मत करिए और अगर कभी दिल करे भी ऐसी लापरवाही करने का तो उन लोगों से बात करिए जिन्होंने कोरोना में अपने परिवार वालों को खोया है। शायद आपकी आंख खुले। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। अब ग्राउंड रिपोर्ट की ओर रुख करते हैं। आज की पहली रिपोर्ट झारखंड के जिला दुमका के एक आदिवासी गाँव से। इस गाँव में एक सरकारी स्कूल है, कुल 4 टीचर। इस स्कूल के प्रिंसिपल ने कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान एक पहल की। इस पहल ने गांव के गरीब बच्चों को किताब कॉपी से दूर नहीं होने दिया, वहीं गांव के लोगों को भी कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी से बचाए रखा। बहुत कम ऐसी स्टोरीज़ होती हैं। एक तो कोविड का माहौल और ऊपर से बाकी सारी चीज़ें, तो बहुत कम पर ऐसा होता है जब आप किसी स्टोरी की शुरुआत में किसी स्टोरी को करते हुए इतना फूल के कुप्पा होते हैं, आपका मन एकदम खुश होता है। ये ऐसी ही वाली स्टोरी है। क्या वजह है इसकी? ये दिख रहा है आपको, ये बच्चे बैठे हैं। ये कोविड के टाइम में बहुत सारे जो वो हैं, स्कूल बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गए और गांव के इलाकों में जो सुदूर के इलाके थे वहाँ पर क्योंकि जो ऑनलाइन क्लासेस का कॉन्सेप्ट होता है, इंटरनेट और मोबाइल, एक स्मार्टफोन, कई तरह की असुविधाओं दिक्कतों के कारण बच्चों की पढ़ाई छूट गई। अब 1 साल से ज़्यादा 14-15 महीने होने का समय आया पर वो बिल्कुल पढ़ाई बच्चों की रुक गई और सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है ग्रामीण इलाके के बच्चों को। लेकिन ये एकदम सुदूर का इलाका है। आप प्रखंड से एक पतली सी सड़क पकड़कर जो एकदम टूटी फूटी स्थिति में है, आप इस गांव में पहुंचते हैं। ये संथाल परगना के क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इस एकदम रिमोट गांव में आप देखते हैं कि बच्चों की पढ़ाई इस कोरोना काल में भी नहीं रुकी। वो एक टीचर की वजह से, एक हेडमास्टर जी हैं उनकी वजह से। उनसे बात करने से पहले हम आपको बताते हैं कि उन्होंने ये यूनिक एक्सपेरिमेंट क्या किया। उन्होंने गांव की दीवारों को ही पूरे जो घर हैं उनको ही एक छोटे छोटे ब्लैक बोर्ड्स में तब्दील कर दिया। यहाँ पर इन दीवारों पर पाठ भी लिखे हैं, कहीं ABCD, कहीं गिनती, कहीं शरीर का पूरा स्ट्रक्चर, अंगों के नाम, जो भी छोटे बच्चे जिस तरीके की पढ़ाई करते हैं, वर्णमाला, तमाम चीज़ें। और इसके अलावा बाकी कई घर ऐसे थे जहाँ डिस्टेंस बरत कर इन्होंने एक चौक ब्लैक बोर्ड टाइप का बना दिया, स्लेट बना दी और इस पर बच्चे पढ़ाई करते हैं प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए। और इसके न केवल पढ़ाई के माध्यम के लिए इसको इस्तेमाल किया इस तरीके को, बल्कि जो कोविड से जुड़े हुए प्रोटोकॉल्स होते हैं, सुरक्षा उपाय होते हैं, उनके प्रति भी गांव वालों को सचेत करने के लिए, जागरूक करने के लिए इन्होंने वो भी इसी क्रम में शामिल हो गया। तो ये हैं हेडमास्टर साहब डुमरथर गांव के, इनके साथ सपन जी।
नमस्ते, थैंक यू हमसे बात नमस्ते जी, करने के लिए। नमस्ते। हम बहुत खुश हैं। आपको शुरुआत में ही बताना चाहते हैं इस अभिनव प्रयोग जो आपने किया है कि पूरे किताबों के पन्नों को इस गाँव की दीवारों पर, जो घर हैं दीवारों पर आपने उतार दिया है। पूरे घर घर में आपने ये ब्लैक बोर्ड का सिस्टम बना दिया। ये कब से शुरू हुआ? मैम 2020 में जब कोरोना महामारी का ये रहा, कोरोना महामारी के कारण पूरी दुनिया में जब लॉकडाउन की घोषणा हुई, तो लॉकडाउन की घोषणा होने के कारण स्कूल कॉलेज बंद हुए और सभी लोग इससे प्रभावित हुए और सबसे अधिक प्रभाव किसी पर पड़ा तो हमारा कहते हैं कि देश का निर्माण में यदि सबसे बड़ा मेरा जो भविष्य का निर्माण करता है वो हमारा बच्चा है। और हम इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं। ये झारखंड प्रदेश का डुमरथर गांव है जो कि काफ़ी रिमोट इलाका में है, जैसा कि आपने देखा भी, काफ़ी ये सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र में है और यहाँ स्मार्ट मोबाइल नहीं है मैम। तो स्मार्ट मोबाइल नहीं रहने के कारण हम बच्चों को ऑनलाइन यहाँ नहीं पढ़ा सकते। बहुत कम लोगों के पास स्मार्ट मोबाइल है और काफ़ी यहाँ गरीबी है, काफ़ी गरीब लोग रहते हैं। तो मुझे चिंता थी कि बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो वो बाल मजदूर बन जाएंगे, बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो कम उम्र में शादी हो जाएगी, बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर वो हमारा स्कूल जब ओपन होगा तो ड्रॉप आउट का जो संख्या होता है स्कूलों में वो सबसे अधिक संख्या हो जाएगा। क्योंकि हमारे बच्चे ये फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं। जीवन में पहली बार यहाँ के बच्चों ने, यहाँ के अभिभावकों ने यहाँ के किताब को छुआ, कलम को उसने पहली बार छुआ। तो हम वैसे बच्चों को, जैसे कि कोई बगिया को सींचता है, सजाता है, उसी प्रकार से हमने अपने स्कूल के बच्चे को एक एक को जोड़ा स्कूल में। और उस कंडीशन में जब 2020 में कोरोना महामारी के कारण पूरा दुनिया में स्कूल कॉलेज बंद हुआ तो निश्चित तौर पर हमें चिंता थी और उसी चिंता के कारण हमने अपने आइडिया से मैंने इसके लिए काफ़ी सोचा कि मैं क्या कर सकता हूं, चूँकि मुझे भी देश के निर्माण में अपना सहयोग देना है। मैं एक छोटे से स्कूल में छोटा सा एक शिक्षक हूं, तो निश्चित तौर पर मेरा कर्तव्य भी बनता था कि हम बच्चों के लिए कुछ करें। तो उसी का ये परिणाम है कि हमने काफ़ी सोचने के बाद आइडिया लिया कि हम अपने गांव में ही क्यों नहीं, कोविड-19 का नियम का पालन करना है तो हम क्यों नहीं उसके नियम का पालन करते हुए क्या करें। तो हमने गांव के दीवारों पर ही ब्लैक बोर्ड बना दिया। अक्सर हमारे आसपास ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं अकेला इंसान कर ही क्या सकता है। ऐसे सभी लोगों को प्रिंसिपल साहब की इस पहल के बारे में पता चलना चाहिए और ये काम हम आपके जिम्मे छोड़ते हैं। और हाँ, इस गांव की पूरी रिपोर्ट आप हमारे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का दावा है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान राज्य में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। उल्टे सरकार का आरोप है कि यहाँ की व्यवस्था को बदनाम करने की नीयत से कुछ लोग बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। लेकिन हमारी अगली रिपोर्ट सरकार के ऐसे तमाम दावों की पोल खोलती है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में हमारी टीम की मुलाकात एक ऐसे परिवार से हुई जिसे कोरोना की दूसरी लहर ने तबाह कर दिया। परिवार में 4 सदस्य थे, अब 2 बच्चे हैं और इन 2 सदस्यों से हमारी टीम ने लंबी बातचीत की। इस बातचीत का एक छोटा हिस्सा आप यहाँ देखिए, पूरी बातचीत लल्लन टॉप के फुल वीडियो में। किताबें दिला कर लाए? अभी 2 मंथ्स पहले ही। अच्छा, जी कितनी तैयारी चल रही थी आपकी घर पे? जी स्टार्ट थी तैयारी। जी तबीयत कब खराब हुई? पापा मम्मी की 27 को वीकनेस लगी थी, तो हम 27 अप्रैल को वीकनेस लगी थी, तो डायबिटीज़ बोले थे, उन्होंने बोला क्या था आपको? मम्मी बोली थी कि हल्की सी वीकनेस लग रही है, तो पापा ने कहा डायबिटीज़ चेक कर लो। डायबिटीज़ भैया ने मम्मी पापा की दोनों, उनको डायबिटीज़ था पहले से? मम्मी पापा डायबिटिक पेशेंट थे और भैया ने जब चेक करी मम्मी पापा की दोनों की डायबिटीज़ हाई आई। पापा की 303 आई और मम्मी की 600 आई। मतलब नॉर्मली एकदम रैंडम ब्लड शुगर था, किसी भी समय चेक किया था? खाना ना खा चुके थे? हाँ, दोपहर में 12 बजे की बात है ये। और उसके बाद जब डायबिटीज़ आई तो हमने नॉर्मली हम लोग डायबिटिक के लिए डॉक्टर से बस कंसल्ट करने गए थे, तो वहाँ पे हम लोगों को पता लगा कि पापा मम्मी का इतना ऑक्सीजन लेवल डाउन हो चुका है। 67 मम्मी का था और पापा का था 75। तो हम लोगों को वहाँ पे जाके पता लगा, तो उन्होंने कहा कि कहाँ लेकर गए थे सबसे पहले आप लोग? सबसे पहले संत हॉस्पिटल गए थे। कहाँ पे है? कॉलोनी के जस्ट बाहर ही एक हॉस्पिटल है। यहाँ से पापा का करीब 10 से 15 साल से इलाज चल रहा था शुगर का ही, और इसलिए हम उनको वहीं पे लेके गए थे। तो उन लोगों ने मतलब ऑक्सीजन चेक करने के बाद बिल्कुल ही पापा को देखने से मना कर दिया। फिर हम उनको ले आए थे वहाँ से। क्या बोला उन्होंने? मतलब
डॉक्टर तो आए नहीं थे उठ के, बाहर जो वार्ड बॉय थे उन्होंने कह दिया था कि ऑक्सीजन कम है तो डॉक्टर नहीं देखेंगे, आप इनको हॉस्पिटल में एडमिट करा लीजिए जहाँ पर भी बेड मिल जाए। उसमें बड़ी बड़ी किल्लत चल रही थी हर जगह। हाँ, फिर क्या हुआ उस दिन? उस दिन मैं फिर वहाँ से लेके गया इन लोगों को दूसरे हॉस्पिटल में, खुशलोक में। वहाँ पे उन लोगों अच्छा ठीक है, अब दूसरे हॉस्पिटल में लेगा, लेकिन उन लोगों को दिक्कत क्या हो रही थी, उसमें लक्षण क्या थे उनके, कैसा बिहेव कर रहे थे? ऐसा कुछ स्पेशल उस टाइम पे इतनी दिक्कत नहीं थी मम्मी पापा को, दोनों को ही नहीं थी। वो मतलब नॉर्मल मम्मी को हल्की सी वीकनेस थी, नॉर्मल पापा को भी हल्की सी वीकनेस लग रही थी। सांस लेने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, जबकि ऑक्सीजन बहुत कम था दोनों का। रात में 11:30 बजे तक जब हम लोग कार में मम्मी पापा को, की रात है। हाँ, तो जब हम लोग 11 घंटे मम्मी पापा को कार में लेके कि हॉस्पिटल ढूंढने के लिए हम लोग बेड मिल जाए मम्मी पापा के लिए, तो मम्मी पापा को ब्रीथिंग इशू होने लगे थे। रात में 11:30 बजे तक मम्मी पापा को बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी सांस लेने में। रात में हम लोगों को ना ऑक्सीजन का सिलेंडर वगैरह कुछ भी अवेलेबल नहीं मिल पा रहा था। और फिर भैया नेबुलाइज़र वगैरह भी लाया, लेकिन घर पे उस नेबुलाइज़र से भी कोई फ़ायदा नहीं मिला मम्मी पापा की, और मम्मी पापा की तबीयत गिरती ही चली गई। ऑक्सीजन का जुगाड़ करने की कोशिश की थी आपने घर पे? की थी, फुल ट्राई करा था, मतलब जितना हो सकता था जिस भी तरीके से, बट उस वक्त ऐसा कुछ हो ही नहीं पाया कि ऑक्सीजन मिल जाती या उस टाइम पे कोई भी बेड अवेलेबल होता है, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया था उस दिन 27 को। कुछ भी अवेलेबल नहीं हो रहा? पूरे दिन मम्मी पापा कार में ही थे और मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस कर रहे थे, पर वो तब भी कार में उनको मैं लिया हुआ था कि आप लोग परेशान मत हो, अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा हॉस्पिटल, पर नहीं मिला था उस दिन, पूरे दिन हॉस्पिटल ही नहीं मिला था। 27 की बात कर रहे हैं आप? 27 को दोपहर, मतलब आप 1-2 बजे के आसपास उनको लेकर गए होंगे संत अस्पताल, वहाँ पे मना कर दिया गया। उसके बाद लेकर रात को 11:30 बजे तक आप भागते भागते रहे? डिस्ट्रिक्ट 300 बेड, रीजनल सब, रोहिलखंड वगैरह सब हॉस्पिटल, गंगाशील, सब जगह देखा, सब ने मना कर दिया। बोले ऑक्सीजन इतनी कम है, हम लेंगे नहीं, बेड अवेलेबल नहीं है, बोले आप घर में ही ट्रीटमेंट कर लीजिए। इस तरीके से सब लोग कहते रहे, लेकिन मम्मी पापा को किसी ने एडमिट नहीं किया। उस समय ये सब तो बातें हो रही थी ना कि ऑक्सीजन और बेड की सुविधा सब कुछ ठीक हो गई, ये इस तरह के दावे सुनाई दे रहे थे। क्या नहीं हुआ था क्या उस समय तक? ऐसा कुछ नहीं था, मतलब मैं हर हॉस्पिटल में, जितने इधर हॉस्पिटल थे सब में चेक कर लिया था, सब ने लेने से मना कर दिया था। जितने इधर बरेली की साइड को हॉस्पिटल हैं, डिस्ट्रिक्ट में देख लिया मैंने, रीजनल वो रोहिलखंड में देख लिया था, एंड साई सुविधा और 300 बेड, सारे हॉस्पिटल्स जितने भी उधर बीच में पड़ते सारे में देख लिया था, बट किसी में नहीं मिला था, कुछ लोग में भी नहीं मिला। जरूर हो रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ वहाँ पे दिख नहीं रहा था। हमारी तरह हर इंसान परेशान घूम रहा था। सिर्फ ये दावे जरूर हो रहे थे उस समय गवर्नमेंट की साइड से कि ऑक्सीजन की भी प्रॉब्लम नहीं है, कमी नहीं होगी, बेड भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था बाहर। क्योंकि हमने बहुत लोगों की उस समय हमारे सामने जान जाते हुए देखा है, हमारे संग, मम्मी पापा के संग जो हमने देखी है। 27-28 की कंडीशन बहुत बुरी हो रही थी, क्योंकि हम लोग हॉस्पिटल में भी रहे और उधर भी रोड पे भी हम लोगों ने देखा जब हॉस्पिटल के आगे, तो बहुत से पेशेंट ऐसे हुए हैं जिनकी ऐसी जान गई है, ना ऑक्सीजन उनको मिला, ना बेड मिला अवेलेबल, ऐसे जान गई है। सिर्फ गवर्नमेंट उस समय दावा थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था बाहर। यूपी और बिहार की ज़मीनी हकीकत के बाद रुख पंजाब की तरफ करते हैं। पंजाब के पटियाला में हमारी एक टीम कोरोना की ज़मीनी हकीकत का जायज़ा ले रही है और यहीं पर हमारी मुलाकात एक आशा वर्कर से हुई। इनका नाम है करमजीत। करमजीत कोरोना की दूसरी लहर के दौरान गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रही थी, जांच पड़ताल में मशगूल थी और इधर इनके घर में कोरोना वायरस ने पैठ बना ली। करमजीत के 51 साल के पति की कोविड के चलते मौत हो गई। पंजाब की कोरोना वॉरियर करमजीत के साथ इस दौरान और क्या क्या हुआ, आप खुद सुनिए। सर मैं ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ, ਕਿਉਂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੀ ਘਰੇ ਆਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਏ ਨੇ, ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਈ, ਆਪ ਵੀ ਸੋ ਜਾਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ, ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ अपने सब सेंटर ਨੂੰ आ जाना। पति थे वो? हाँ जी। क्या उम्र थी उनकी? 50 साल। 50 साल उनकी? हाँ जी हाँ। अच्छा, तो उनको कोई सिम्टम आया था या क्या? हाँ जी हाँ सर, सिम्टम आया था। हाँ जी, सिम्टम आया तब बुखार, आपको? सर बुखार थी, वैसे भी सोचा भी नॉर्मल है बुखार आ, मेडिसिन ले ली, उतर गया, ठीक ने ਜਾਂ बस इस वाल ध्यान नहीं होया भी कोई सैंपलिंग करवा लिए ਜਾਂ पॉजिटिव ना होना, इन्ना तक ख्याल ही नहीं किया। कितने दिन उनका बुखार रहा? सर 8 दिन 8 दिन उनका बुखार था, लेकिन हम टेस्ट नहीं करवाते। उतर जाता थी। हाँ जी, जिदा बुखार हट गया, हाँ माड़ा मोटा काम लग गए। अच्छा, तो मैं बस जानना चाह रहा हूँ कि आपको उस वक्त ये ज़रूरत नहीं लगी कि हम उनका टेस्ट करवा लें, या क्यों नहीं करवा पाए?
ਬਸ ਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਥੱਕੇ ਹਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਸੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਕੇ, ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ भी बीमारी होवेगी। इसी के बारे में बाहर सबको बता रहे थे सर, किटां भी दे के आउंदे ते, लोकां दे घरां च पुछण भी जांदे ते, समझाउंदे ते लोकां नूं, पर अपने घर वाले बस ख्याल ही नहीं दिता। अच्छा, क्या करते थे वैसे? खेती का काम था? किस चीज का? नहीं सर, खेतीबाड़ी नहीं। हाँ जी, ਉਹੀ बस जिवें घर च 2 ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ हैं ते उन्हां दा दुੱਧ शहर पा के आउंदे ते, ਉਹੀ जो कमाई हुंदी ती जी भी घर का खर्चा चलता ते जी, जा बेटा पढ़ रहा है ਉਹਦੀ फीस भर देते। अच्छा, तो उनके घर में 2 भैंसें हैं जिससे वो दूध का काम करते हैं, दूध ही बेचते हैं, डेयरी का काम मोटा मोटी। और अब कमाने वाला कोई नहीं है, बेटियां हैं, 2 बेटा है, कुछ नहीं। जो तो फिर आपको मतलब उनकी कंडीशन सीरियस कैसे हो गई? जब पहले बुखार था, ऑक्सीजन कम हुई? मैं जिद्दां इत्थे फोन किया सर, मैनू कहन लगे भी करमजीत उरे आ, सेंटर ते आके जा। चलो मैं इत्थे आई, इत्थे साडे सारा स्टाफ हैगा सी जी, मैनू पुछण लगे करमजीत तू बीमार आ? जिद्दां मैं थोड़ी डाउन जी हुई बोली, मैं कहा ना सर, कहंदे बेटा बीमार आ। मां जी ना, मैं कहा भी अमरजीत बीमार ने जी, मेरे हसबैंड का नाम। सर कहंदे चल आपां देखिए, साडे डॉक्टर साहब सर मूरे मूरे तुरे जी, मैं पिछे आ। जाके जदों इन्हां ने कहा बेटे नूं, कहंदे बेटा ऑक्सीमीटर हैगा, चलो कुदरती है सी जी घर विच भी बेटा भी चलो यही ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਰਸ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਨੀਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ, 10-15 ਮਿੰਟ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਆਕਸੀਜਨ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਰਜਿੰਦਰਾ 'ਚ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ, 29 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਗਈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਰਾ ਕੀਤਾ, ਐਕਸਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਲੈ ਜਾਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2% ਕਰੋਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਸਲਿੱਪ ਲਿਖੀ, ਬੇਟੇ ਦੇ ਫੋਨ 'ਚ ਪਾਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ CT ਸਕੈਨ ਕਰਾ ਲਓ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਲਫਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਉੱਥੇ CT ਸਕੈਨ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜੀ। ਸਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਫੋਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਚਲੇ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤੀ ਜੀ, ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੀ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ 50,000 ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਾਂ 10,000 ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ। ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਰ ਨੇ ਅੰਦਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਮੂਹਰੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰਵਾਇਆ है जी। 8 दिन रहे रजिंदरा 'ਚ। 9वें दिन सानू फोन आ गया सवेरे भी हैकन करके उन्हों की डेथ हो गई। इस आपबीती के बाद अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के ज़िला विदिशा। इस ज़िले की आशा उषा कार्यकर्ता पिछले 7 दिनों से हड़ताल पर हैं। ज़िले की इन कोरोना वॉरियर्स को सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए थाली पीटनी पड़ रही है, शंख फूंकना पड़ रहा है। पर इसकी वजह क्या है, आप सुनिए। हमारी मांग है कि सरकार जो इतनी महंगाई बढ़ा रही है, पेट्रोल का इतना दाम बढ़ा दिए, तेल दाल शक्कर हर चीज़ महंगी हो गई है, डबल रेट लगभग हो गया। आज से 10 साल पहले हमारा जो वेतन था वही आज है, उसमें हमारा पेट्रोल भी नहीं निकल रहा। तो सरकार से सिर्फ विनती है हमारी कि हमारा वेतन इतना कर दिया जाए ताकि हम अपना घर अच्छे से चला सकें। आज यहाँ क्या प्रोग्राम रखा गया था? आज हमने जैसे कोरोना काल में मोदी जी ने थाली चम्मच बजवा के कोरोना को भगाने के लिए प्लान किया था, उसी तरह हम भी थाली चम्मच और शंखनाद करके मोदी जी को, मतलब हमारी सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि सरकार हमारी तकलीफों को देखे और उनको समझ में आए कि हम किन दर्द से गुजर रहे हैं, कितनी पीड़ाओं से गुजर के हम काम कर रहे हैं। तो हमें उतना वेतन दे ताकि हम घर को सुचारू रूप से चला सकें। आज के कोविड बुलेटिन में इतना ही। कोरोना के प्रति सारी सावधानियां बरतें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। शुक्रिया।